बच्चों, अभी तक हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम लोगों ने डायमेंशंस लिखे हैं। आज हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस देखेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन से हम लोग क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो पहला जो ऑफ कोर्स यूज़ है डायमेंशनल इक्वेशन का वो है कि हम लोग किसी भी फिजिकल इक्वेशन के एक्यूरेसी को मेज़र कर सकते हैं कि वेदर दैट फिजिकल इक्वेशन इज़ फिजिकली करेक्ट और नॉट। उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसको अगर लेमैन टर्म में बताया जाए तो आपसे मैं कहूँ कि बच्चों, जो 2 आम प्लस 3 पेन प्लस 4 रुपीज़, तो आप कहेंगे कि मैंगोज कैनॉट बी एडेड विथ रुपीज़, कैनॉट बी एडेड विथ चेयर, कैनॉट बी एडेड विथ टेबल, कैनॉट बी एडेड विथ ब्लैक बोर्ड। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं कहा कि ये बताओ कि 2 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, तो कहेंगे 7 रुपीज़। 2 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो फिजिकली हम एक तरह के क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं। लेंथ इज एडेड विथ लेंथ एंड द रिजल्ट इज लेंथ। Velocity is added with velocity, area is added with area, force cannot be added with acceleration and work cannot be added with power। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। जैसे सिंपल वे में आपसे कोई पूछे कि ये v इज इक्वल टू u प्लस AT, बाद में हम लोग इस पर वेक्टर साइन देंगे, अभी नहीं भी देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या ये इक्वेशन आपका करेक्ट है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो हमने ये वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन लिखा L/T। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन भी L/T। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L/T² एंड दैट इज ऑफ कोर्स T से T कैंसिल हो जाएगा। ये भी L/T होगा, ये भी L/T होगा और ये भी L/T होगा। तो ये जो आपका फिजिकल इक्वेशन है ये फिजिकली करेक्ट है, इसीलिए डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। तो किसी इक्वेशन को फिजिकली करेक्ट होने के लिए डायमेंशनल करेक्टनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं लिखा, ये वेलोसिटी है इसलिए L/T लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई T। दिस इज हाफ। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन इज L/T एंड दिस इज T², कैंसिल हो गया। तो आपने देखा दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड अगेन दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी ऑफ कोर्स आपका डायमेंशनली करेक्ट है, इसीलिए फिजिकली भी करेक्ट होगा। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन को फिजिकली करेक्ट होने के लिए उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ज़रूरी है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फिजिकली करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली भी करेक्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ½ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv² एंड प्लस 1/6। हम लोग यहाँ भी mv ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी को ½ mv² लिख दिया। और तो मैं ये कह रहा था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी अगर ऐसे लिख देते हैं k इज इक्वल टू ½ mv² और फिर यहाँ लिख देते हैं सपोज 1/6 mv², तो ये दोनों, इसका भी डायमेंशन mv² है, इसका भी डायमेंशन mv² है। लेकिन यूजुअली किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ½ mv² होती है। ये अलग बात है कि ये
डायमेंशनली ये भी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है, ये भी ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी का ही डायमेंशन है। लेकिन एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को हम जब भी लिखेंगे तो हाफ mv² लिखेंगे। ये जो टर्म आपका आ जाता है, ये टर्म ऑफ कोर्स आकर इसको फिजिकली इनकरेक्ट कर देता है, जबकि ये डायमेंशनली आपका करेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएं वो फिजिकली भी करेक्ट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग यही लिखते हैं S इज इक्वल टू S0 प्लस UT प्लस हाफ AT²। ये ऑफ कोर्स आपका फिजिकली एंड डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज हाफ एंड ऑफ कोर्स दिस इज एक्सेलरेशन इज L बाई T² एंड मल्टीप्लाइड बाई T²। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, तो L एंड ऑफ कोर्स L एंड ऑफ कोर्स हाफ L। तो ये आपका फिजिकली करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसी और क्वांटिटी इसमें जोड़ दें, ऑफ कोर्स 1/6 बीटा, मान लीजिए T³, और ये जो बीटा है, सपोज बीटा आपका ऐसा डायमेंशन हो जाए, यानी बीटा का डायमेंशन हम लोग लिख दें L/T³ एंड दिस इज T³। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, सब के सब डिस्प्लेसमेंट हैं। लेकिन हमारे लिए जो S बराबर UT हाफ AT² का इक्वेशन है वो फिजिकली वही करेक्ट है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। बाकी डायमेंशनली सही हो सकता है, फिजिकली वो सही नहीं होगा। तो वो सारे इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई फिजिकली करेक्ट है, यानी फिजिक्स के लॉ से वो डिफाइंड है, तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही है। डायमेंशनली करेक्ट है तो ऑफ कोर्स वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली ऑफ कोर्स इनकरेक्ट ही होगा हमेशा। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिकली हमेशा इनकरेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे आपको मैं ये कहूँ कि ये P प्लस A/V² है, V माइनस B इज इक्वल टू RT। इसको हम लोग वान डेर वाल इक्वेशन कहते हैं। इस वान डेर वाल इक्वेशन में आपको P का वैल्यू प्रेशर है, P इज प्रेशर, ये V इज वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T यहां टेम्परेचर हमने लिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि A और B का डायमेंशन बताइए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B? A और B के डायमेंशन को बताइए। वेरी सिंपल, आपको मैंने बताया कि फिजिकली सिमिलर क्वांटिटी शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो एक तरह की क्वांटिटी अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती है, तो यहाँ वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम को हम सिर्फ वॉल्यूम से ही ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर वॉल्यूम है तो V माइनस B इज वॉल्यूम, सो V इज B, सो डायमेंशन ऑफ B इज दैट ऑफ वॉल्यूम। चूंकि ये वॉल्यूम है तो इसको हम लोग वॉल्यूम से ही जोड़ या घटा सकते हैं, तो B का डायमेंशन वॉल्यूम है।
अगर ये प्रेशर है तो हम इसको भी प्रेशर ही मानेंगे, ये भी ऑफ कोर्स प्रेशर का ही डायमेंशन होगा, प्रेशर शुड बी एडेड विथ प्रेशर, तो P इज इक्वल टू A बाई V स्क्वायर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो इट इज A बाई V स्क्वायर। तो आप देखेंगे, आप A का डायमेंशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे V स्क्वायर से, तो आपको मिल जाएगा फोर्स का डायमेंशन ML_T-2, ये L2 एंड दिस इज L⁶। तो ये 7 हो गया, जिसमें से 2 कैंसिल होगा और इसका डायमेंशन होगा ML5T-2। तो ML5T-2, इस तरीके से ये 2 अननोन जो थे आपने इनके डायमेंशन को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम दिया गया है कि a book with many printing errors has 4 different formulas for displacement of a particle some sort of परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन। तो ऑसिलेटिंग मोशन को परफॉर्म करते हुए किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं और इसमें बहुत सारे प्रिंटिंग एरर हैं, बहुत सारे इसमें प्रिंटिंग एरर हैं। अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ कोर्स रूल आउट कीजिए कि कौन सा ऑफ कोर्स इसमें फॉर्मूला गलत है। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए ये y है डिस्प्लेसमेंट, A भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, A इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है, ये टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, T/T का भी कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये सही है कि एंगल के जगह कोई डायमेंशन नहीं। साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो एज ए होल इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट, सो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखिए ये है y इज इक्वल टू A साइन बीटा टी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बीटा ये v इंटू टी है, दिस इज L/T मल्टीप्लाइड बाई टी। एंगल को डायमेंशन नहीं होना चाहिए और इसका डायमेंशन L के बराबर है, सो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। तो ये इसकी वजह से गलत हो गया कि एंगल को कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ डायमेंशन L/T इंटू टी है। अब हम लोग तीसरा अगर देखते हैं ये, तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो A/T, यहाँ A/T नहीं है, A है, ये √2 है साइन 2 पाई T/T। तो ये भी ऑफ कोर्स T/T कैंसिल होगा, T/T कैंसिल होगा, और ये 2 पाई और 2 पाई, तो यहाँ कोई डायमेंशन नहीं, यहाँ कोई डायमेंशन नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए? तो अब अगर एक चौथा इक्वेशन भी उसमें है, y इज इक्वल टू A/T साइन V/A, तो यहाँ भी देखिए गलती क्या होगी कि इसका डायमेंशन जो हो जाएगा ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, इसका डायमेंशन L/T एंड ऑफ कोर्स दिस इज L, तो इसका डायमेंशन हो गया। एंगल को कोई डायमेंशन होना नहीं चाहिए, इसलिए गलती हुई। यहाँ भी गलती क्या हुई कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी है। तो एज ए होल आपने देखा कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकली करेक्ट होना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन एक हो। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके मुताबिक सिमिलर क्वांटिटी शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, लेंथ शुड बी एडेड विथ लेंथ एंड एरिया शुड बी एडेड विथ एरिया, velocity should be added with velocity, force should be added with force, mass should be added with mass, power should be added with power, work should be added with work। और इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को निकाल सकते हैं। अब देखिए
दूसरा जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट में है तो उसको दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 रुपया, तो 1 रुपीज़ इज़ 100 पैसा। हम लोग लिखते हैं 1 किलोमीटर, इसको लिखते हैं 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। 1 मीटर, इसको हम लोग लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1U1 का वैल्यू हो जाएगा आपको N2U2। N1 इज numerical value in the first unit and N2 is the numerical value in the second unit। जैसे आपसे कोई कहे कि 1 न्यूटन is how much, 1 न्यूटन is how much डाइन। तो आपको जानना पड़ेगा कि ये न्यूटन और डाइन है क्या। तो न्यूटन और डाइन ये आपके फोर्स के यूनिट है। तो फोर्स का अगर यूनिट है तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब ये N1 है 1 न्यूटन और N2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो बेसिकली देखिए हम इस न्यूटन को यूनिट ही यहाँ लिखते हैं और इसकी जो यूनिट लिखी मैंने अभी फ़िलहाल इसको N1 ही लिख देते हैं। न्यूटन को लिखते हैं M1 L1 एंड T1 -2। बेसिकली न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन इज ऑफ कोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं N2 और ये CGS सिस्टम में है तो M2 होगा, L2 होगा और T2 होगा। और इसको जो हम लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ना जानना है कि 1 न्यूटन का वैल्यू ऑफ कोर्स कितना डाइन होता है। न्यूटन का वैल्यू तो सिंपल सा देखिए आप N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 टू द पावर -2। अब देखिए ये है क्या, ये आपका SI सिस्टम है और ये CGS सिस्टम है। तो आप देखेंगे दिस इज 1 और ये है आपका SI सिस्टम में kg, जिसको मैं लिख डालूंगा 1000 ग्राम और ये तो आपका 1 ग्राम है ही। L1 का वैल्यू 1 मीटर है तो इसको 1 मीटर लिख के फिर हम लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेकेंड एंड दिस इज 1 सेकेंड। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 1 जूल का वैल्यू, 1 जूल हाउ मच, ऑफ कोर्स अर्ग। 1 जूल इज हाउ मच अर्ग, कितने अर्ग के बराबर होगा। तो जूल और अर्ग ये वर्क के यूनिट है, एनर्जी के यूनिट है। फिर हम लिखेंगे यहाँ N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ लिखेंगे, देखिए N1 का जो वैल्यू है 1 जूल, यहाँ डायमेंशन लिखेंगे इसका M1 L1 स्क्वायर T1 -2 एंड ये लिखेंगे N2 एंड दिस इज M2 L2 एंड ऑफ कोर्स T2 -2। आप देखेंगे कि ये आपका SI सिस्टम है और ये CGS सिस्टम है। व्हाट इज N2? तो आप लिखेंगे N2 को N1, ये N1 ही लिखे फिलहाल,
और यहाँ से लिखेगा m1/m2, फिर लिखेंगे आप L1/L2, फिर आप लिखेंगे स्क्वायर T1/T2 टू द पावर -2। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है N1, व्हाट इज m1/m2? m1 यहाँ पे kg में है, सो 1 kg इज 1000 ग्राम। मुझे पहले यहाँ kg लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए kg को 1000 ग्राम लिख दिया। एंड दिस इज 1 ग्राम एंड दिस इज 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, और यहाँ 1 सेंटीमीटर, और ये देखिए आप लिखेगा 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिल जाएगा N1 इज, ये स्क्वायर है तो 4 and 3 10 टू द पावर 7, ऑफ कोर्स दैट इज अर्ग। तो आपने देखा कि 1 जूल का वैल्यू 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर है 2.3। ये 2.3 जो क्वेश्चंस है, इसमें इसने कहा है कि यूनिट ऑफ कैलोरी 4.2 जूल, अल्फा केजी, बीटा लेंथ, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड। तो इसने कहा ये कि एक कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल। अब आप कैलोरी को कन्वर्ट कीजिए एक नए सिस्टम में जिसमें लेंथ का यूनिट अल्फा मीटर है, सॉरी मास का यूनिट अल्फा केजी है, और लेंथ का यूनिट बीटा मीटर है, और टाइम का यूनिट गामा सेकेंड है। तो नए सिस्टम में कैलोरी का वैल्यू क्या होगा? नए सिस्टम में कैलोरी का वैल्यू क्या होगा? तो ये कैलोरी हो गया 4.2 जूल। अगेन हम लोग ठीक उसी तरीके से लिखेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो अब देखिए N1 का वैल्यू है 4.2 जूल, और N2 का वैल्यू क्या होगा इस नए सिस्टम में? आसान है सर, ये जूल आपके एनर्जी का यूनिट है, तो लिखेंगे m1 L1 होल स्क्वायर T1 - 2, और इधर N2 है, और U2 को जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे m2 एंड ऑफ कोर्स L2 एंड T2, और चूंकि ये एनर्जी की यूनिट है तो आप ऐसे लिख डालेंगे -T2, यहाँ भी -T2। अब देखिए क्या होगा, ये N2 का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 4.2, m1 इज 1 kg एंड m2 इज अल्फा kg, L1 इज 1 मीटर एंड L2 इज बीटा मीटर टू द पावर 2, एंड T1 is 1 second and T2 is gamma second to the power -2। वेरी सिंपल। केजी को केजी से कैंसिल कीजिए, मीटर को मीटर से कैंसिल कीजिए, सेकंड को सेकंड से कैंसिल कीजिए, और इस तरीके से N2 का वैल्यू हो जाएगा 4.2 अल्फा टू द पावर -1, एंड दिस इज बीटा, ये -2 हो जाएगा चूंकि नीचे है, और गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, हमेशा आप यही करेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2।
अब एक प्रॉब्लम और दिया गया है एनसीईआरटी में, ये है m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर रूट अंडर। तो ये है मूविंग मास एंड स्टेशनरी मास के बीच की ऑफ कोर्स रिलेशन। ये है एक पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका मास m है, और जब वो रुका होता है तो उसका मास m नॉट है। एक बच्चा ऑफ कोर्स ये रिलेशन आइंस्टीन का याद रखता है, आपके एनसीईआरटी में है, आप उसको उलट के देख सकते हैं, और फिर भूल जाता है कि वो लाइट के वेलोसिटी को कहाँ रखे। दिस इज मूविंग मास, दिस इज स्टेशनरी मास एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये जो रिलेशन है ये आपका मूविंग मास है। मूविंग मास का मतलब ये हुआ व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग उसका मास बढ़ जाता है। ये स्टेशनरी मास है, इसको रेस्ट मास कहते हैं। जब पार्टिकल रेस्ट में है तब उसका मास है। और v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब पूछा यह गया है कि इसमें c कहीं डालना है, कहाँ डालना है मुझे पता नहीं है। तो डायमेंशनल ग्राउंड पर आपसे पूछा जाए कि आप c कहाँ डालेंगे, वेयर c शुड बी प्लेस, c कहाँ आप प्लेस करेंगे। तो c को प्लेस करने का ऑफ कोर्स जो जगह होगा, अगर आप यहाँ c प्लेस कर सकते हैं तो देखिए m नॉट c के बराबर नहीं होगा, मास और मास है। तीसरी बात है, अगर यहाँ पर 1 है और आपने v स्क्वायर को जोड़ा है तो भी गलती है, 1 को v स्क्वायर से नहीं जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि यहाँ c स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये तो बात सही है, लेकिन जैसे ही यहाँ c स्क्वायर जोड़िएगा आपके m का वैल्यू हो जाएगा m नॉट, और फिर हो जाएगा c, रूट के अंडर c है, ये भी c ये भी c, दोनों वेलोसिटी तो c, तो मास कभी भी ऑफ कोर्स m बाई c के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि m नॉट एंड दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट अंडर। ये c आप यहाँ प्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। और अब तीसरा एक प्रॉब्लम देखिए, एक प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं कि अगर आपके पास ये दे दिया जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी सर्टेन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सर्टेन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है तो हम लोग बहुत आसानी से एक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला को डिराइव ऐसे कर सकते हैं कि जिस जिस फैक्टर पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है हम उसको एक पावर दे देंगे। जिस जिस फैक्टर पे वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है हम उसको एक पावर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा कि ये एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक गया और लौट के आया, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो दिया जा रहा है कि मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन बातों पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के ग्राउंड पर आप एक फॉर्मूला डिराइव कीजिए टाइम पीरियड के लिए। तो देखिए हम लिखेंगे टाइम पीरियड t को सम कांस्टेंट k, मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b एंड g टू द पावर c। जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड करता है हम उसको एक आर्बिट्ररी पावर दे देंगे। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अगर a का वैल्यू 0 है तो हम ये कह देंगे कि ये ऑफ कोर्स मास से इंडिपेंडेंट है। a का वैल्यू अगर 1 है तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मास एंड अगर ए का वैल्यू -1 है तो हम कहेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब हम इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे ए बी सी का। अब देखिए है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं। तो दोनों अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बताएंगे तो इधर जो लेंथ मास और टाइम का डायमेंशन होगा और इधर जो लेंथ मास टाइम का, तो मैंने आपको बताया कि ये अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैंने कहा कि डिपेंड करता है मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, तो जिस जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है हमने उसको पावर दे दिया और टाइम पीरियड को लिख दिया t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k m टू द पावर a l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। अब a का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0 हो गया तो हम कहेंगे कि ये मास पे डिपेंड नहीं करा, 1 हो गया कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और अगर -1 हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं, तो नतीजा ये हुआ कि LHS में मास लेंथ एंड टाइम का डायमेंशन और RHS में मास लेंथ और टाइम का डायमेंशन दोनों एक होगा। इधर देखिए m इज 0, l इज 0, t इज 1, k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और इधर लिखा m टू द पावर a, l टू द पावर b और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हमने लिख दिया c। अब देखिए यहां से अगर हम लोग इसको देखें तो इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो यहाँ हो गया m के लिए 0 हो गया और यहाँ m के लिए सीधे a है। लेंथ के लिए 0 है, यहाँ देखिए लेंथ का b और c है तो b प्लस c लिख दिया। लेंथ का डायमेंशन यहाँ b और यहाँ c, और टाइम का डायमेंशन यहाँ 1 है और वहाँ टाइम का डायमेंशन -2c है, तो आपने देखा c इज इक्वल टू -12 और c का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो b प्लस c इज 0, सो b -12 इज 0, सो b इज हाफ। अब आपने क्या देखा कि a इज 0, b इज हाफ एंड c इज -12। तो आप टाइम को लिखेगा सम कांस्टेंट k m टू द पावर 0, l टू द पावर b का वैल्यू हाफ है, so b is half and g का वैल्यू -12 है, तो ये आ जाएगा सम कांस्टेंट k l बाई b रूट अंडर। ये जो k का वैल्यू है हम लोग नहीं निकाल सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन से, ये किसी और तरीके से या एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता चलता है, तो उसके लिए नहीं घबराना है कि k का वैल्यू 2 पाई है, तो 2 पाई l बाई जी होता है। आप सिर्फ t को सम कांस्टेंट k l बाई जी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब दूसरा देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये एक विस्कस फ्लूइड है और इसमें एक बॉल गिर रहा है, विस्कस फ्लूइड है और एक बॉल गिर रहा है। ये जो बॉल है जब गिरता है तो इस पे क्या क्या फोर्स लगते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो इसका अपना वेट लगेगा नीचे की तरफ, और दूसरा जो इस पे फोर्स लगेगा वो अप थ्रस्ट का फोर्स लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक, और तीसरा जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है विस्कस ड्रैग का फोर्स, जो इसके मोशन को अपोज करता है। विस्कस ड्रैग आपको बता चुके हैं कि विस्कस ड्रैग क्या होता है। तो इस पे ये 3 फोर्सेस लगते हैं, इस 3 फोर्सेस के इफेक्ट में, इसी के प्रभाव में ये गिरता है, और धीरे धीरे गिरते 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 एक समय ऐसा आता है at a particular time the ball start moving with certain maximum velocity called terminal velocity। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि ज़रा आप टर्मिनल वेलोसिटी का जो मामला है
ये देखिए ये बॉल है और ये जो बॉल है ये गिर रहा है, इस पे जो फोर्स लगा, एक फोर्स लगा आपके mg का, दूसरे आप थ्रस्ट का फोर्स लगता है और तीसरा फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग लगता है। ये तीन फोर्स के अंदर में ये बॉल मूव करता है और मूव करते करते एक सर्टेन टाइम में ये एक सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इस पर जो फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग लगता है, इसको स्टोक्स फार्मूला कहते हैं, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है एंड रेडियस ऑफ द बॉल पे डिपेंड करता है। ये जो विस्कस ड्रैग का फोर्स है, जब ये बॉल यहाँ मूव करता है तो जाहिर सी बात है नीचे mg लगा, ऊपर अब थ्रस्ट लगा और एक विस्कस ड्रैग का फोर्स भी लगता है। ड्रैग का फोर्स जो मोशन को अपोज करता है। ये जो ड्रैग का फोर्स है, इट इज ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इस बॉल की वेलोसिटी, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और तीसरा ईटा, रेडियस ऑफ द बॉल। तो ये तीन बातों पे डिपेंड किया, वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा एंड रेडियस ऑफ द बॉल। आप डायमेंशनल एनालिसिस पे ड्रैग फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप लिखिएगा सम कांस्टेंट k v टू द पावर a, ईटा टू द पावर b एंड रेडियस टू द पावर c। आर्बिट्ररी है, हम जानते हैं नहीं, अब निकालेंगे ए बी सी का वैल्यू, तो इधर लिख देंगे एफ ml t माइनस 2 है, सम कांस्टेंट k, ये हो जाएगा l t माइनस 1 टू द पावर a। ईटा का डायमेंशन देखिए आपको बताया था, फोर्स पर यूनिट एरिया इज ईटा dv बाई dz, और ये था ml t माइनस 2, दिस इज a2 ईटा t माइनस 1, तो ईटा का डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 1 होता है। तो लिख डालिए, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ml माइनस 1 t माइनस 1 टू द पावर b एंड रेडियस इज l टू द पावर c। देखिए यहाँ पर m का डायमेंशन 1 है और यहाँ डायमेंशन m का देखिए b एंड नथिंग एल्स b। लेंथ का डायमेंशन 1 है, यहाँ l का डायमेंशन हो गया a, यहाँ a का डायमेंशन हो गया माइनस b और वहाँ हो गया c, a माइनस b c। और टाइम का डायमेंशन माइनस 2 है, यहाँ टाइम का डायमेंशन माइनस बी और माइनस ए, तो माइनस ए माइनस बी, टाइम का डायमेंशन माइनस ए माइनस बी, तो हम दो को लिख सकते हैं a प्लस बी, और b का वैल्यू 1 है तो a प्लस 1, सो a इज इक्वल टू 1, सो a हैज़ अ डायमेंशन 1, b हैज़ अ डायमेंशन 1 एंड 1 इज a माइनस b प्लस c, सो 1 एंड व्हाट इज a 1 एंड b इज माइनस 1 c, सो ऑफ कोर्स c इज 1। तो आपने a b c तीनों का डायमेंशन 1 1 1 कर दिया। अब एक काम कीजिए, फोर्स को आप लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के v ईटा r, और v का डायमेंशन क्या है बोलिए 1, ईटा भी 1, रेडियस भी 1। इस तरीके से ये स्टोक्स फार्मूला है फॉर द फार्मूला इज फॉर फोर्स ऑफ विस्कस ड्रैग, फोर्स of discus drag in terms of velocity, radius and coefficient of viscosity। आज यहीं तक, अगले दिन हम लोग इस पे और कुछ करेंगे। थैंक यू।